नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्यपुस्तक कृति का भाग 2 का दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर, इस पाठ के हम प्रश्न अभ्यासों को हल करेंगे। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न अभ्यासों पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट करें। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। उत्तर इस प्रकार है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी को परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस प्रकार तर्क संगत ठहराएंगे? उत्तर इस प्रकार है बच्चों, दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाक, भारत और नेपाल का दौरा करेगी तो उस देश के अनुकूल वेश धारण करेगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसी ड्रेस पहनेगी। इस बात की दर्जी को और कोई जानकारी नहीं थी, न कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था कि जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी। इस तरह उसकी चिंता उचित ही थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो बच्चों उत्तर इस प्रकार है, नई दिल्ली के काया पलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों, पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। अगला प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर इस प्रकार है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार की पत्रकारिता के प्रति मेरे विचार है, पहला है, इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे उतरते नहीं है, पर चर्चा में बने रहने के कारण ऐसे कार्य करते हैं जो पत्रों में छा जाते हैं। में चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती है। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवत्ती रूप धारण कर लेती है, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। आने वाले समय में सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती है आने वाली पीढ़ी। पांचवा है, जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? उत्तर इस प्रकार है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई,
फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया। फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। छठा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए। उत्तर इस प्रकार है बच्चों, पाठ में आई ऐसी व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती है, जिनमें पहली है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दूसरा, दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। तीसरा, गश्त लग रही थी और लाट की नाक चली गई। चौथा, देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। पाँचवा, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। अगला प्रश्न, नाक मान और सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, इस पाठ में नाक मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं, उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराज़गी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था, उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी, उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चे से भी अधिक नहीं था। उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चे से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे, लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। आठवां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। उत्तर इस प्रकार है, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घालमेल कर पत्थरवत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में तालमेल वाक्पटुता से छिपा लिया। अगला प्रश्न, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरीके से प्रस्तुत किया। उत्तर इस प्रकार है, अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है। केवल इतना ही लिखा, राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। 10वां प्रश्न, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। उत्तर इस प्रकार है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था। कहीं भी विपन्नता नहीं थी, अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे हैं, गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि इस दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। उस दिन अखबार चुप क्यों थे। उत्तर इस प्रकार है, उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में न तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, न ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, न कोई फीता काटा गया, न सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इसलिए किसी नेता का
ताज़ा चित्र नहीं छप सका। तो बच्चों, आज हमने जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के प्रश्न अभ्यास हल किए। आशा है आप सभी को सभी प्रश्नों का हल मिल गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।